चलिए विद्यार्थी या जो व्यूअर हैं या जो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, आज एक बहुत ही सनसनीखेज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। जो आज की जो दिनचर्या है, जो मेरा पढ़ाई का व्यवस्था है, आखिरकार ये हमको क्या सिखाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरकार ये पढ़ाई क्यों इतना ज़रूरी है, आखिर हम पढ़ते हैं तो उसको क्या लाभ मिलता है, पढ़ाई हमको किस राह की ओर ले जाता है। ये जो दुनिया में जो पढ़ाई होता है, इसके ऊपर गंभीर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसके ऊपर हम आज बहुत अच्छा एक वीडियो डालने वाले हैं, देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। कहने के तात्पर्य ये है कि शिक्षा और विद्रोह, शिक्षा में आखिरकार विद्रोह क्यों, विद्रोह क्या, विद्रोह का तात्पर्य कि ईर्ष्या, जैसे प्रेम केंद्रित शिक्षा, जैसे जिसको पढ़ने मन लग रहा है बहुत प्रेम से पढ़ता है, एक बात का मतलब तो ईर्ष्या है बाबू। देखो बाबू, पढ़े जो हमें ईर्ष्या की ओर अग्रसर करता है, जो ये हमारा पढ़ाई है ना, जो ये हमको किस ओर अग्रसर करता है, ईर्ष्या की ओर, ईर्ष्या की ओर अग्रसर करता है। ये समाज और हमारे घरेलू पारिवारिक तथा एक दूसरे से हमेशा आगे निकलने की चाह हमें ईर्ष्या का भाव पैदा करता है। सही बात है। तो इसी के ऊपर पूरा डीपली में आज हमको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देंगे। आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार शिक्षा में विद्रोह क्यों, आखिरकार शिक्षा ऐसा क्या इसमें मेरा खामियां है कि हमें शिक्षा तो ठीक ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ही हमें ईर्ष्या का भाव भी पैदा कर रहा है। शिक्षा का मतलब तो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर बताएंगे कि आखिर शिक्षा ऐसा क्या है जो ईर्ष्या हमें पैदा करते हैं, मजबूरन पैदा होता है। तो आज मेरा लेक्चर ही इस पे होगा। जैसे कहने के तात्पर्य ये है ना कि मैं विस्तार से इस बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई अगर बूढ़ा है तो उसके पीछे दुनिया होती है, उसके पीछे दुनिया होती है, यानी उनके लिए, बूढ़े के लिए दुनिया क्या है, अतीत है। अतीत मतलब जो पहले बीत चुका है, जो बीत गया वही होता है किनका, बूढ़े लोगों की दुनिया। बूढ़े कहने के तात्पर्य क्या, जो बूढ़े हैं उनका दुनिया क्या होता है, अतीत होता है, यानी जो बीत गया। और बच्चे जो हैं भविष्य की कल्पना और कामना करते हैं। भविष्य की कल्पना का तात्पर्य कि ये हो जाते, चाहे नौकरी लग जाएगा तो इस पद पे होगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो ये कार्य करेंगे। बच्चे किसकी कल्पना करते हैं, भविष्य की कल्पना और कामना करते हैं। और बूढ़े अतीत की चिंता और क्या करते हैं, विचार करते हैं कि आखिरकार वो समय क्या था और आज का समय क्या, वो चिंतित करते हैं। यानी कहने के मेरा तात्पर्य हुआ कि जवान के लिए न तो भविष्य होता है और न ही अतीत होता है। उम्र से हम नहीं बता रहे हैं, दिमाग से बता रहे हैं कि दिमाग से कितना बूढ़ा होता है और कितना दिमाग से युवा होता है। तो मेरा कहने के तात्पर्य ये हुआ कि जो बच्चे की कल्पना है, जो एक बच्चे भविष्य की कल्पना और कामना करते हैं और बूढ़े अतीत की चिंता और विचार करते हैं। जवान के लिए ना तो भविष्य होता है और न ही अतीत होता है, उसे तो केवल वर्तमान होता है। उसे केवल और केवल क्या होता है, वर्तमान होता है। वर्तमान कहने का मतलब जो अभी जैसे जी रहा है वो होता है। आ रहा है समझ, क्या बोले, क्या बोले हैं कि बूढ़े अतीत की चिंता और विचार करते हैं और जवान के लिए ना ही भविष्य की चिंता है और ना ही क्या है, अतीत होता है। उससे केवल क्या नजर आता है, वर्तमान होता है। यदि आप युवक हैं तो आप केवल वर्तमान में जीने की सामर्थ्य से युवक होते हैं। वर्तमान में जीने के सामर्थ्य से क्या होते हैं, युवक होते हैं। यदि आपके मन में पीछे का चिंतन चलता है, कहने का तात्पर्य कि अतीत का चिंतन अगर चल रहा है तो आप क्या होना शुरू कर दिए, बूढ़ा होना शुरू कर दिए। मतलब जो अतीत में बीत गया, अगर हम वो सोच रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, तो हम क्या बनना शुरू कर दिए, बूढ़ा बनना शुरू कर चुके हैं, यानी शुरू कर दिया। अगर अभी भी भविष्य की कल्पनाएं आपके मन में चलती है, यानी भविष्य की कल्पना ये हो जाता, ये कर लेते, तो इस पे जाते, इस होता, मतलब हमेशा आगे की अग्रसर की ओर बढ़ने की चाह है, तो आप अभी भी क्या है, आप अभी भी आप बच्चे हैं। आ रहा है आपको समझ में, ध्यान से आप सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इसमें आपको मजा भी आएगा। इसलिए फिर क्या बोलता है, हम आगे बोल रहे हैं कि इसके ऊपर लेक्चर चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपको बढ़िया लगता है तो कमेंट कीजिएगा पार्ट 2, फिर कमेंट कीजिएगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको जैसा लगता है वैसा बोलिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 तो हम पार्ट 2 भी डालेंगे।
और आपको समझ में क्या कहें कि अगर जो युवा है, अगर वो भविष्य की चिंता कर रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या है वो युवा है। और अगर वो अतीत का चिंतन कर रहा है तो क्या किस ओर अग्रसर है, बूढ़े होने की ओर अग्रसर है। कहने के तात्पर्य ये है कि युवा अवस्था है जो बीच का एक संतुलन बिंदु है, जो अतीत और वर्तमान के बीच का क्या है, संतुलन बिंदु है। मन जो हम लोग का है, यह जो एक ऐसी अवस्था है जब न कोई भविष्य होता है और न कोई अतीत होता है। मन जो है क्या है, मन जो हमारा है, जो ये मन है, मन एक ऐसी अवस्था है जो न कोई भविष्य होता है और न कोई अतीत होता है। मन का ना कोई भविष्य और ना कोई अतीत, और सिर्फ क्या, वर्तमान। ये जो मेरा मन है, जब हम ठीक ठाक से वर्तमान में क्या करते हैं, जब हम ठीक ठाक से वर्तमान में जीते हैं तो मेरा चित्त क्या होता है, यानी चिंतन क्या होता है, युवा होता है। यानी जो वर्तमान में जीते हैं मेरा चित्त क्या होता है, यानी मेरा क्या है, युवा होता है, यंग होता है, ताज़ा होता है। यानी कहने के तात्पर्य कि जीवित होता है। सच यह है कि वर्तमान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। मतलब कहने के तात्पर्य है कि जो युवा है, जो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचने का प्रयास करता है, न तो अतीत की कोई सत्ता है, न भविष्य की कोई सत्ता है, और सत्ता है तो सिर्फ किसका सत्ता है, वर्तमान की सत्ता है। वह जो मौजूद क्षण है उसकी है, वह जो मौजूद क्षण है उसकी है युवा का। आ रहा है आपको समझ में। जैसे कहने के तात्पर्य ये है ना, कितने लोग हैं जो मौजूद क्षण में जीते हैं। पहली बात तो ये है, जैसे 140 करोड़, मतलब दुनिया में कितना बिलियन, नहीं तो भारत 140 बताएं, जैसे दुनिया में कितने लोग हैं जो मौजूद क्षण में जीते हैं। मौजूद का कहने का तात्पर्य कि तुरंत वर्तमान क्या जीते हैं। जो मौजूद क्षण में जीता है उसे क्या कहा जाता है, युवा कहा जाता है। जो मौजूद क्षण में जीता है उसे क्या कहा जाता है, युवा कहा जाता है। और जो मौजूद क्षण में जीने की सामर्थ्य उपलब्ध हो जाता है उसका मस्तिष्क क्या है, युवा है। बूढ़ा नहीं है और न ही बच्चा है। बच्चा कहने का कि भविष्य की अगर कल्पना करेंगे तो वो भी बच्चा है, और अगर वर्तमान में जी रहे हैं तो वो युवा है। आ रहा है आपको समझ में। लेकिन अक्सर यह होता है कि लोग बच्चे के सीधे बूढ़े हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि लेकिन अक्सर यह होता है सबके पास में कि बच्चे हैं जो सीधे क्या बच्चे से बन जाते हैं, बूढ़े बन जाते हैं या हो जाते हैं। युवा बहुत कम ही लोग हो पाते हैं, युवा बहुत कम ही लोग हो पाते। कहने का मतलब है कि वर्तमान में है जो कम ही लोग जी पाते हैं। लोग भविष्य की चिंता करते हैं कोई, और कोई अतीत को अतीत के लिए डूबे हैं, कोई भविष्य के चक्कर में डूबा है। लेकिन वर्तमान के चक्कर में कौन डूबा है, कुछ ही लोग। उसी को युवा कहा जाता है। आया आपको समझ में। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि युवक होना, आवश्यक नहीं है कि आप युवा अवस्था से गुजर रही है, यह अनिवार्य बात नहीं है। और बड़े मज़े की बात है कि जो एक बार युवा हो जाता है वह बूढ़ा होता ही नहीं है। सही बात है। बूढ़ा कैसे, वो तो हमेशा वर्तमान में जी रहा है, और वर्तमान में जो हमेशा जीता है, मतलब वर्तमान में, तो उसको क्या कहते हैं, हमेशा युवा कहते हैं। जिसे युवक होने का राज और सीक्रेट पता चल जाता है, क्या करने का तात्पर्य है कि जिसे युवक यानी वर्तमान में जीने का तरीका पता चल जाता है, उससे बूढ़े होने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। क्योंकि बूढ़ा भी एज से, हम एज से नहीं बता रहे हैं, चिंतन इस से बता रहे हैं कि अगर किसी को वर्तमान में जीने का तरीका अगर पता चल जाता है, यानी सीक्रेट पता चल जाता है, तो उसे बूढ़े होने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। शरीर बूढ़ा होगा, आएगा और जाएगा, लेकिन चित्त एक सतत यौवन में सतत जवान, सतत और युवक बना रह सकता है। आ रहा है आपको समझ में कितना गंभीर टॉपिक है। कहने के तात्पर्य है कि जैसे, तो पहली बात यह कहूँ कि केवल इस कारण अपने को युवक समझ लेना कि उम्र बूढ़े और बच्चे के बीच में जो उम्र रहता है, यानी बूढ़ा एक है, एक बच्चा है, उसके बीच का जो उम्र है, इससे कोई युवा नहीं होता, इससे कोई युवा नहीं होता। युवा होना बड़ी गहरी बात है। युवा होना क्या है, बहुत बड़ी गहरी बात है। उसके संबंध में कुछ थोड़ी सी आपको बात कहूँगा। और यह भी कहा कि आप विद्यार्थी हैं, यह मुझे नहीं दिखाई पड़ता। हमें भी कहते कि आप विद्यार्थी हैं, यह भी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर दुनिया में विद्यार्थी हो तो ज्ञान तो बहुत बढ़ जाना चाहिए। सही बात है। कहने के तात्पर्य ये है कि अगर दुनिया में विद्यार्थी हो तो ज्ञान तो बहुत बढ़ना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी तो बढ़ जाते हैं, ज्ञान तो बढ़ता ही नहीं है।
ज्ञान तो बढ़ता ही नहीं है, बल्कि अज्ञान का घना होता चला जाता है, अज्ञानी का जनसंख्या बढ़ते चला जाता है। कहने के तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी तो पढ़ते चले जाते हैं, विद्यापीठ यानी स्कूल बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन दुनिया रोज बुरी से बुरी होती चली जाती है। सही बात है, रोज पूरी दुनिया क्या बुरी से बुरी होती चली जाती। अगर ज्ञान विकसित होता तो परिणाम दुनिया का क्या होना चाहिए? बेहतर होनी चाहिए। अगर मुझे कोई किसी बगिया में ले जाए, बगिया मतलब बाग बगीचा में अगर ले जाए तो हम क्या कहेंगे? अगर कोई मुझे बगिया में अगर बाग बगीचा में ले जाए तो हमने खूब लगाए हैं, क्या लगाए हैं? पेड़ पौधा फूल पत्ते खूब लगाए हैं। फूल के पौधे बढ़ते चले जाते हैं, फूल लगते चले जाते हैं और बगिया के बदबू भी बढ़ती चली जाए, तो गंदगी बढ़ती चला जाए, तो अगर गंदगी बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा? सुगंध की जगह दुर्गंध बढ़ने लगेगी, तो हमें हैरानी लगेगी। अचानक कभी प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, हमेशा क्या लगेगा? हमेशा हैरानी होगी और हमें पूछना पड़ेगा कि ये फूल और ये पौधे ये किस भांति बढ़ रहे हैं। यह दुर्गंध तो बढ़ती चली जाती है, यह दुर्गंध क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। विद्यापीठ में पढ़ती हैं, पुस्तकें बढ़ती है और मैं सुनता हूँ कि कोई 5000 ग्रंथ, यानी कहने का तात्पर्य है कि सुनने को मिलता है कि 5000 ग्रंथ प्रति सप्ताह छप जाते हैं। सारी दुनिया में 5000 ग्रंथ प्रति सप्ताह छप जाते हैं। 5000 ग्रंथ जिस दुनिया में प्रति सप्ताह बढ़ते हों और रोज रोज विद्यार्थी की संख्या बढ़ती चली जाती है, शिक्षा बढ़ती चली जाती है, लेकिन वह दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती हो। कितना गहरी बात है। संख्या बढ़ती है, मतलब शिक्षक बढ़ते हैं और विद्यार्थी भी बढ़ते हैं, ज्ञान भी बढ़ता है, लेकिन क्या होता है? हमेशा लेकिन वह दुनिया तो नीचे की ओर गिरती चलती जाती है। कहने के तात्पर्य है कि वहाँ तो युद्ध और घातक हुए चले जाते हैं, युद्ध भी होता है और घातक चीज़ होते चले जाते हैं। वहाँ तो घृणा और व्यापक हुई जाती है, ईर्ष्या और जलन तीव्र हुई जाती है। ईर्ष्या मतलब तीव्र जलन हो ही जाती है, तो जरूर कहीं ना कोई बुनियाद में खराबी है। सही बात है, अगर इस होता तो कहीं ना कहीं बुनियादी में तो खराबी है, और इस तरह की खराबी का जिम्मा और किसी पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना उन पर जिनका शिक्षा से संबंध है। आगे बोल रहे हैं शिक्षा के बारे में, पढ़ा अभी बैकग्राउंड बता रहे हैं आपको। किससे संबंध है? डायरेक्ट और डायरेक्ट शिक्षा से, चाहे वे शिक्षक हो चाहे वो शिक्षार्थी हो। आगे बता रहे हैं, दुनिया हर 5000 वर्ष में बहुत सी क्रांतियां करके देख ली। दुनिया में हर 5000 वर्ष पर बहुत सारा क्रांतियां हुई। 5000 वर्ष में बहुत सी क्रांतियां हुई, आर्थिक क्रांतियां की है, राजनीतिक क्रांतियां की है, लेकिन अभी तक कोई भी शिक्षा की क्रांति, शिक्षा में कोई बुनियादी क्रांति नहीं हुई है। कहने के तात्पर्य है कि अब तक 5000 वर्षों में क्या हो चुकी है? राजनीतिक क्रांति हो चुकी है, आर्थिक क्रांति हो चुकी है, लेकिन अब तक शिक्षा में कोई बुनियादी क्रांति नहीं हुई। और यह विचारणीय है, यानी हम लोग को सोचना चाहिए कि क्या शिक्षा में कोई बुनियादी क्रांति हुए बिना मनुष्य की संस्कृति में कोई क्रांति हो सकता है? कोई बदलाव हो सकता है? नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा आपके मस्तिष्क के ढांचे को निर्धारित कर देती है और फिर उसी ढांचे से छूटना करीब करीब कठिन और असंभव हो जाता है। क्या कर रहे हैं कि जो असंभव हो जाता है, 15 या 20 साल एक युवक शिक्षा लेता है, 15 से 20 साल एक युवक क्या लेता है? शिक्षा लेता है और उसके मस्तिष्क का ढांचा निर्मित हो जाता है और हो जाएगा, फिर जीवन भर उसी ढांचे को छूटना बहुत कठिन हो जाता है। सही बात, जो 15-20 साल पड़ेगा उसे छूटना बहुत कठिन हो जाता है। अगर जिनमें साहस है, जिनमें थोड़ी हिम्मत है, वे छूट सकते हैं, लेकिन सामान्यतः छूट नहीं सकते हैं। आ रहा है आपको समझ में ये लेक्चर? अभी तो बहुत इंटरेस्ट आपको धीरे धीरे पैदा होगा। अभी तो पार्ट 1 डालेंगे, आप बोलिए कमेंट में कि नहीं पार्ट 2 भी डालिए, तो डालने का हम प्रयास करेंगे। कहने के तात्पर्य ये है कि यह ढांचा नहीं, यह ढांचा कहीं ना कहीं तो गलत ये ढांचा तो कहीं गलत तो नहीं है। जो शिक्षा हमें देती है निश्चित ही यह ढांचा गलत होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए? क्योंकि परिणाम ही गलत है और परिणाम ही परीक्षा देते हैं, परिणाम ही बताते हैं कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। परिणाम ही तो बताता है। अगर रिजल्ट बढ़िया आता तो कहेगा पढ़ने में बढ़िया, रिजल्ट खराब आ गया तो क्या कहेगा? परिणाम क्या पढ़ने में गलत है, तो परिणाम ही तो बताता है। ये बच्चे जो शिक्षित होकर निकलते हैं ये विकृत मनुष्य होकर निकलते हैं,
ये विकृत क्या मनुष्य होकर निकलते हैं। ऐसा न सोचे कि इसका यह अर्थ है कि मैं आपसे यह कहता हूँ कि पीछे पुराने दिनों में जो शिक्षा थी वह अच्छी थी, उस पर लौट कर आना चाहिए। ये सब क्या है, नासमझी की बातें हैं। ये सब क्या है, नासमझी की बातें हैं। पीछे लौटना कभी दुनिया नहीं होता और पीछे कोई बुनियादी के रूप से ठीक शिक्षा नहीं है, अन्यथा यह गलत शिक्षा पैदा नहीं होती। सही बात, अगर बुनियादी अगर शिक्षा नहीं तो शिक्षा कैसे गलत हो सकता, अन्यथा शिक्षा कभी गलत नहीं होती, क्योंकि ठीक से गलत कभी पैदा नहीं होता। अगर ठीक है तो गलत क्यों, इसलिए बोले कि ठीक से हमेशा गलत पैदा नहीं होता, गलत से ही गलत पैदा हो सकता है या होता रहता है। पीछे भी गलत था और आज भी गलत है। आ रहा है आपको समझ में ये लेक्चर? गलत में कौन से आधार हैं वह थोड़ी सी आपसे मैं बात करना चाहता हूं। यह हमारी पूरी की पूरी शिक्षा केंद्र पर घूमती है, मतलब पूरी और पूरी शिक्षा के केंद्र पर ही घूमती है। वह केंद्र ही गलत है। उस केंद्र के कारण सारी तकलीफ पैदा करती है या तकलीफ पैदा होती है। वह केंद्र है एम्बिशन। वह केंद्र क्या है? एम्बिशन। हमारी यह सारी शिक्षा एम्बिशन की इर्द गिर्द घूमते रहती है, यानी केंद्र पर घूमती है, महत्वाकांक्षा के केंद्र पर घूमती है। किस बोले, शिक्षा जो हमारा है जो एम्बिशन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी क्या बोल रहे हैं कि महत्वाकांक्षा के केंद्र में हमेशा हमारा शिक्षा क्या होती रहती है? घूमती रहती है। आपने क्या सिखाया जाता है? आपको क्या सिखाया जाता है? हमको क्या सिखाया जाता है? हमें क्या सिखाई जाती है? महत्वाकांक्षा हमें सिखाई जाती है। एक दौड़ की आगे हो जाओ, एक दौड़ की आगे हो जाओ और दूसरों से आगे हो जाओ। एक छोटा सा बच्चा केजी में पढ़ने जाता है, उससे भी एक छोटे से बच्चे को भी हम एंजाइटी पैदा कर देते हैं। क्या पैदा कर देते हैं? एंजाइटी पैदा कर देते हैं। एंजाइटी मतलब क्या कि हमेशा तुम पढ़ो लिखो और एक दूसरे से क्या रहो, हमेशा आगे बढ़ो। तो हम उसको क्या पैदा कर देते हैं? उसके अंदर एंजाइटी पैदा कर देते हैं। प्रथम होने की एंजाइटी, कहने का मतलब हमेशा तुमको क्लास में प्रथम ही आना है, सेकेंड नहीं आना है, 1-2 नंबर कम नहीं आना है। इससे बड़ी कोई एंजाइटी नहीं है, इससे बड़ी कोई चिंता नहीं है दुनिया में एक ही चिंता है कि मैं दूसरे से आगे कैसे हो जाऊं। दुनिया में एक और एक ही मात्र चिंता है कि मैं दूसरों से कैसे आगे हो जाऊं, दूसरों को कैसे मैं पीछे छोड़ दूं, दूसरों को मैं कैसे पीछे छोड़ दूं। छोटा सा बच्चा है, छोटे से स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके मन में भी हम चिंता का भूत सवार कर देते हैं, उसके मन में भी हम चिंता का भूत सवार कर देते हैं। उसे भी आगे होना है। क्या बोल रहे हैं? उसे भी आगे होना है, वह भी पुरस्कृत होगा। पुरस्कृत मतलब जब अच्छा नंबर आएगा तो पुरस्कृत किया जाएगा, तो वही कहने का तात्पर्य है कि वह भी पुरस्कृत होगा। और अगर आगे आएगा और क्या होगा? आगे आएगा और अपमानित होकर अगर द्वितीय आएगा तो क्या हो जाएगा? अपमानित होगा। अगर असफल होगा, अपमानित होगा और क्या होगा? असफल होगा। सफल होगा तो सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसे सम्मानित की ओर से देखा जाता है। शिक्षा आदर करते हैं, किसको करते हैं? जो फर्स्ट आया है, जो क्या हुआ, जिसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको शिक्षा आदर करेंगे, घर में भी आदर मिलेगा। हम उसके भीतर प्रतियोगिता पैदा कर रहे हैं। हम उसके भीतर क्या पैदा कर रहे हैं? प्रतियोगिता, मतलब जिसको बोलते हैं कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। और अगर प्रतियोगिता एक तरह का ज्वर है, मतलब एक तरह का क्या है? ज्वर है, ज्वर मतलब बुखार है, एक तरह का बुखार है। ज्वर का मतलब क्या होता है? एक तरह का बुखार है। ज्वर में जरूर ज्वर में ताकत आ जाती है, और अगर आप बुखार में हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अगर आप बुखार में हैं तो क्या कर सकते हैं? आप तेज़ी से गालियाँ तक बक सकते हैं ज्वर में। अगर आप बुखार में हैं तो आप ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि आप सामान्यता नहीं कर सकते। बुखार में एक ज्वर में तवर आ जाती है और वह एक शक्ति के रूप धारण कर लेती है। आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा है? इस सारी शिक्षा के दौड़ में हमने बुखार पर आधारित किया है। हम कहते हैं कि दूसरों से आगे निकलो। हम क्या कहते हैं कि दूसरों से आगे निकलो। अहंकार को चोट लगती है बच्चों की। अहंकार क्या लगती है? अहंकार को चोट लगती है बच्चों को, और वे दूसरों से आगे होने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे दूसरों से आगे निकलने क्या हो जाते हैं? उत्सुक हो जाते हैं। जब वे दूसरों से आगे होना चाहते हैं तो हम श्रम करते हैं। क्या करते हैं? श्रम मतलब मेहनत करते हैं, अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, अपने पूरा प्राण जुटा देते हैं। लेकिन किस लिए? यही तो बात है। लेकिन किस लिए हमें उससे आगे होना है? हमें किस लिए दुनिया में सबसे आगे होना, यही पता नहीं है। इसलिए कि उन्हें दूसरों से आगे होना है।
इसलिए कि वो दूसरों से आगे होना है। यह एक क्या है? प्रतिस्पर्धा है। एक क्या है? कंपटीशन है। फिर यह कंपटीशन का जोर उनको पकड़ जाता है। जब वे शिक्षा के जगह से बाहर आते हैं, पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, तो वे जोर उन्हें क्या करते हैं? पकड़ा रहता है। उन्हें दूसरों से बड़ा मकान बनाना है, उन्हें दूसरों से बड़ी दुकान खोलनी है, उन्हें दूसरे से बड़े पद पर पहुंचना है, छोटे क्लर्क को बड़ा क्लर्क होना है, अध्यापक को प्रधानाध्यापक होना है, डिप्टी मिनिस्टर को मिनिस्टर होना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है तो किसी को कुछ होना है। यह एक क्या है? पागलपन की दौड़ पकड़ती है। यह क्या है बाबू? पागलपन की दौड़ पकड़ती है। फिर भी जिंदगी भर प्रत्येक को कुछ न कुछ होने का पागलपन हमेशा सवार ही रहता है। और इस पागलपन की दौड़ में उनके जीवन की सारी शांति, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आखिर में वे क्या पाते हैं? आखिर में वे क्या पाते हैं? आखिर में वे कहीं भी नहीं पहुंचते, क्योंकि वे कभी वहीं पहुंच जाए जहां वे कभी पहुंच जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आखिर वे क्या पाते हैं? क्यों? क्योंकि आखिर में वे कहीं भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे कहीं भी पहुंच जाए, जहां भी पहुंच जाए, हमेशा उनसे आगे उन्हें दिखाई पड़ेंगे। कहने के तात्पर्य हम कहीं किसी भी पद पे चल जाएंगे, हमसे भी आगे कोई है। अगर वहां भी चल गए तो वहां भी हमसे आगे है, अगर वहां भी चल पहुंच गए तो वहां भी हमसे आगे है। और बताएं क्या बताएं? क्योंकि और जब तक उन्हें कोई भी आगे है तब तक उन्हें शांति नहीं मिल सकती। तब तक उन्हें क्या नहीं मिल सकती? शांति नहीं मिल सकती। और इस दुनिया में अब तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसे ऐसा अनुभव हुआ हो कि मैं सबके आगे आ गया हूं, क्योंकि कुछ लोग हमेशा तो आगे रहेंगे ही रहेंगे। यह दुनिया बड़ी है और सब एक गोल के घेरे में खड़े हैं। अगर हम एक गोल वृत्त में खड़े हो जाएं तो कौन आगे है, कौन पीछे है? हर एक के हर कोई आगे है। हर एक के हर कोई क्या है? आगे है। यह दुनिया बड़ी है और हम सब एक गोल घेरे खड़े में हैं। अगर फिर से हम बता रहे हैं, अगर हम एक गोल वृत्त में खड़े हो जाएं तो कौन आगे है और कौन पीछे है? हर एक के हर कोई क्या है? आगे है। और तब दौड़ चलती चली जाती है और दौड़ चलती चली जाती है। कभी कोई आदमी सबसे आगे आया है अब तक? कोई भी आदमी सबसे आगे आया है अब तक? आज तक कोई ना आगे आ जाता, आज तक कोई ना कोई आगे आ जाता। हम जरूर चक्कर में खड़े हैं। क्या हम क्या करते? जरूर हम किसी चक्कर में खड़े हैं, एक सर्कल में घूम रहे हैं। उसमें ना कोई हमारे आगे हमेशा है और हमेशा रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई जरूर रहेगा। दुनिया अब तक कोई आदमी आगे नहीं आ सका, लेकिन फिर भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम आगे आ जाओ। क्या हो जाए? आगे आ जाओ। हम उनको पागलपन सिखा रहे हैं, हम ऐसी गलत बात सिखा रहे हैं जो क्या हो रहा है उसके दौड़ में वे पड़ जाएंगे और उस दौड़ में वे अपना जीवन क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। वर्तमान को जिएंगे ही नहीं। हमेशा एक दूसरे के बढ़ने की चाह को वो हमेशा अग्रसर क्या रहेंगे? हम कैसे उससे आगे हो जाए। वहाँ पर भी पहुँच जाएगा तो फिर उससे भी आगे एक और आदमी खड़ा है, वो भी कहेगा हम इससे आगे कैसे हो जाए। फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर तो वर्तमान में जिया कहाँ, जीवन जिया कहाँ, सिर्फ तो जीवन काटा। और जीवन हमको क्या मिला है? जीने के लिए। लेकिन वर्तमान में दुनिया में क्या हो रहा है? जीवन कट रहा है। आ रहा है आपको समझ में? सारी शिक्षा ये सब जो है, जो ईर्ष्या के रूप में खड़ी है, ईर्ष्या पर खड़ी हुई है। हम लोगों से कहते हैं, जैसे हम लोगों से कहते हैं ईर्ष्या मत करो, हिंसा मत करो, जलन मत करो, लेकिन हमारी पूरी शिक्षा तो ईर्ष्या पर ही खड़ी है। एक बच्चे को दिखाकर हम दूसरे बच्चे से कहते हैं देखो यह कितना बुद्धिमान है और तुम कितने बुद्धिहीन हो, इस जैसे बनो। हम ईर्ष्या जगा रहे हैं, हम उसके भीतर की नहीं जगा रहे हैं, हम उसके भीतर जलन पैदा कर रहे हैं कि उसके भी उससे जैसा होना है, उससे भी आगे निकलना है। हम उसके भीतर क्या पैदा कर रहे हैं? हम जहर डाल रहे हैं उसके भीतर, ईर्ष्या का जहर डाल रहे हैं। जब भी हम किसी बच्चे से कहते हैं कि दूसरे बच्चे से आगे हो जाओ, तो हम जहर ही डाल रहे हैं उसके अंदर। तो हम उस बच्चे को प्रेम नहीं करते। यह जहर जीवन भर उसकी नसों में क्या रहता है? घूमते रहेगा, उनके मन में घूमता रहेगा। यह हमेशा आगे होना चाहेगा, यह हमेशा क्या होना चाहेगा? आगे होना चाहेगा। और हमेशा एक के आगे होने की दौड़ में उसके पकड़े रहेगी, हमेशा पकड़े रहेगी। क्या भागना भागना भागना, क्योंकि उसके आगे भी एक खड़ा है।
लेकिन बड़ा मज़ा यह है कि अब कि कभी कोई आगे हुआ है और किसी दूसरे से आगे होने में कोई आनंद मिल सकता है? आनंद से किसी के आगे खड़े होने को कौन सा वास्ता है? शांति का किसी के आगे खड़े होने का कोई संबंध है? नहीं, यह बुनियादी रूप से गलत बात है। यह एम्बिशन मतलब का एम जो सपना होता है, यह एम्बिशन और उसके केंद्र पर घूमती हुई शिक्षा क्या है? गलत है। और अगर हमें एक नई दुनिया बनानी है तो हमें इस केंद्र को बदलना होगा और कोई नया केंद्र क्या करना होगा? पैदा करना होगा। कौन सा नया केंद्र इसकी जगह हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रतिस्पर्धा शिक्षा का केंद्र नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र प्रेम होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि प्रेम से क्या अर्थ है ये भी समझा देते हैं कि हम यहाँ इतने लोग जैसे बैठे हुए हैं, इतने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं। अगर हम सारे लोग संगीत सीखना चाहें तो एक तो सीखने का रास्ता यह है कि हम दूसरों से निकलने की कोशिश में तौरा में पड़ जाएं। जो हम संगीत सीख सकेंगे उस जौर में, जो दूसरे क्या है हमें पीछे ना छोड़ दे, अपमानित न कर दे, हम कभी बेइज्जत न हो जाए, हम कभी असमान न हो जाए, हम कहीं असफल सिद्ध न हो जाए, कहीं हम दुनिया से नो बड़ी सिद्ध न हो जाए। समबड़ी में होना है हमेशा, नो बॉडी में नहीं होना है। हमेशा हम क्या सुनना चाहते हैं? समबड़ी। आगे होना है, किसी से कुछ होकर दिखलाना है। हम इस दौड़ में संगीत सीखेंगे, सीख जाएंगे, लेकिन क्या संगीत का प्रेम होगा? सीख तो जाएंगे, लेकिन क्या संगीत का प्रेम होगा या कि अहंकार का प्रेम होगा? और जब अहंकार का प्रेम होगा तो संगीत कैसे सीखा जा सकता है? अहंकार का संगीत कैसे सीखा जा सकता है? जहां अहंकार का प्रेम होगा वहां संगीत सही में कैसे सीखा जा सकता है? नहीं सीखा जा सकता है। सीखने के लिए तो विनम्रता चाहिए, विनम्र होकर। और शिक्षा पूरी अहंकार सिखाती है, विनम्रता सिखाती ही नहीं है। हालांकि शिक्षक नाराज है, वह कहता है विद्यार्थियों में कि विनम्रता नहीं। विनम्रता उसमें कैसे हो सकती है जब हम विद्यार्थियों को यह सिखाते हैं कि तुम दूसरों से आगे हो जाओ? हम उसे अहंकार सिखाते हैं, ईगो सिखाते हैं, तो उनमें विनम्रता कैसे हो सकती है? तो उनमें से विनम्रता पैदा कैसे हो सकती है? झूठी बात है। उसमें विनम्रता कभी नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए, क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं उसको अहंकार, दूसरों से आगे हो जाओ सिखा रहे हैं। जब हम दूसरों से आगे होता है तब उसकी विनम्रता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और वह क्या हो जाता है? अहंकार से पीड़ित हो जाता है। और फिर जब सारे लोग अहंकार से पीड़ित होकर लगेंगे तो संगीत नहीं सीखेंगे, दुनिया में कुछ भी नहीं सीख सकते। सीखने का स्रोत है विनम्रता कि फिर ह्यूमिलिटी। सीखने का स्रोत है निरअहंकारिता। लेकिन इन सब के अहंकार तो उकसाए जा रहे हैं, इनके तो अहंकार को आग लगाई जा रही है कि तुम आगे निकलो। क्या निकलो? कि तुम आगे निकलो, तुम्हें विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक लाने हैं, तुम्हें भारत रत्न बनाना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, किसी को कुछ बनना है। सारे लोगों के मन में ईर्ष्या की आग जलाया जा रहा है, अहंकार को उत्तेजित किया जा रहा है। संगीत कैसे ये सीखेंगे? गणित कैसे ये सीखेंगे? क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए जीवन का तत्व कैसे सीखेंगे? कुछ भी सीखने के लिए विनम्रता चाहिए, कुछ भी सीखने के लिए अप्रतियोगी और नॉन एम्बिशन माइंड चाहिए। हाँ, सीखने का दूसरा सूत्र भी हो सकता है, वह सूत्र है संगीत से प्रेम। संगीत से प्रेम कहने का तात्पर्य है कि संगीतज्ञ से प्रतिस्पर्धा नहीं, संगीत से प्रेम। निकट के विद्यार्थी से प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जिस विषय को हम सीखना चाहते हैं उसकी प्रति क्या होना चाहिए? तल्लीनता होना चाहिए, उसके प्रति आनंद आना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। उचित है कि हम गणित के प्रति प्रेम सिखाएं, दूसरे गणित सीखने वाले के प्रति प्रतियोगिता न सिखाएं। मतलब उसको पढ़ने में आनंदित हो, उसके सीखने में लगे कि नहीं चीज़ तो आराम से सक्सेस होगा, वो वर्तमान भी जिएगा। उचित है कि हम संगीत के प्रति प्रेम को जन्माएं, दूसरे संगीत सीखने वाले के प्रति प्रतिस्पर्धा को न जन्माएं कि उससे हमेशा आगे निकलना है, जो तुमको इंटरेस्ट है वो करो। जरूर संगीत सीखा जा सकता है, लेकिन संगीत क्या बोल रहे हैं? संगीत के प्रेम के कारण और तभी संगीत सीखा जा सकता है, और तभी सब कुछ सीखा जा सकता है जब हम किसी चीज़ को प्रेम करते हैं।
तभी सीखना संभव है। सब सीखना प्रेम अनुसरण करना है, लेकिन प्रेम तो हमारे भीतर सिखाया ही नहीं जाता। हमारी शिक्षा का प्रेम से कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम मतलब क्या? जो हमको पढ़ने में तालीमता हो, जिसमें हम उसमें डूब जाए पढ़ने के लिए, जो हमको लगे बहुत एकदम मज़ा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ने वक्त नींद नूंद कुछ ना हो, भूख प्यास कुछ, उसको बोलते हैं प्रेम से पढ़ना। इसलिए अक्सर यह होता है कि अगर आपने साहित्य पढ़ा है तो विश्वविद्यालय में और विद्यालय में निकलने के बाद कभी फिर भी साहित्य को उठाकर नहीं देखेंगे। सही बात है, कोई भी नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय को आपको साहित्य से इतना दबा देंगे कि आप इतना बोर कर देंगे, इतना घबरा देंगे कि फिर साहित्य उठाकर देखने वाले नहीं होंगे। अगर आपने विश्वविद्यालय में कविताएं पढ़ी है तो आपका जीवन भर के लिए कविता का प्रेम और आनंद नष्ट हो जाएगा। इसलिए नष्ट हो जाएगा कि अहंकार के दौर में पढ़ी गई थी वो। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि अहंकार के दौर में पढ़ी गई थी, क्योंकि हमें दूसरे से आगे निकलना है, परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ी गई थी, आगे निकलने के लिए पढ़ी गई थी। काव्य से कोई प्रेम पैदा नहीं हुआ था, काव्य से कोई प्रेम पैदा नहीं हुआ था। आ रहा है आपको समझ में? और इसलिए अक्सर यह भी होता है कि हमारी सारी शिक्षा प्रतिभा का नष्ट कर देना है, नष्ट कर देना है। अब देखो, एक बहुत बड़ा बात कहने जा रहे हैं। इमर्सन ने एक युवक की तारीफ की बात कही थी कि वह गांव का पहला ग्रेजुएट था। इमर्सन की तारीफ की बात कही थी कि वह गांव का बड़ा ग्रेजुएट लड़का था। इमर्सन से लोगों ने कहा कि आप भी उसके समान में 2 शब्द कहें। उन्होंने कहा कि मैं महीने भर से उस युवक को जांचूं, परखूं, फिर कुछ बता सकता हूँ। सही बात है, कुछ ऐसे किसी के बारे में बोल दे। महीने भर बाद वे उस समारोह में सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा, मुझे यह युवक बहुत पसंद आया और मैं इसकी तारीफ करता हूँ, यह अद्भुत है। और क्यों तारीफ करता हूँ? क्योंकि उन्होंने कहा, इसलिए तारीफ करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय की शिक्षा के बावजूद भी यह अपनी प्रतिभा को बचाने में समर्थ हो सका है। इसलिए मैं इसका क्या करता हूँ? तारीफ करता हूँ। और हालात ऐसी है कि अद्भुत है वे लोग जो विश्वविद्यालय के घनचक्कर से बाहर निकल जाए और उनकी प्रतिभा क्या रहे, शेष बचा रहे। वह नष्ट हो जाएगी, वह नष्ट कर दी जाएगी। सारे के सारे शिक्षा के बुनियादी रूप से क्या है मेरा? गलत है। और फिर जब इस तरह की शिक्षा होगी या प्रतिस्पर्धा की, प्रतियोगिता की, यानी प्रतियोगिता की एम्बिशन की होगी, तो लड़ाइयों की, युद्धों की, संघर्षों की, ये सब होता चला जाएगा। ये बच्चे भी बड़े होंगे कल, ये बड़े होकर लड़ेंगे। क्या फिर क्या करेंगे? समूह की तरह लड़ेंगे, समाज की तरह लड़ेंगे, संप्रदाय की तरह लड़ेंगे, राष्ट्र की तरह लड़ेंगे, क्योंकि इनको आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि इनको आगे निकलना है और इनको सबसे आगे निकलना है। और फिर क्या करना है? मुल्क, फिर क्या मुल्क की तरह लड़ेंगे। फिर दुनिया भर के मुल्क लड़ रहे हैं इसके चक्कर में। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिन बच्चों को शिक्षा दी गई है उनको सिवाय लड़ने और कुछ भी नहीं सिखाया गया है। उन्हें प्रेम सिखाया नहीं गया, उन्हें ईर्ष्या सिखाई गई, जलन सिखाई गई। 2 महायुद्ध हुए, इन थोड़े दिनों में 10 करोड़ लोग की हत्या हो गई। 2 महायुद्ध हुए, उसमें 10 करोड़ लोगों की क्या हो गई? हत्या हो गई। यह शिक्षा जरूर गलत होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा है यह दुनिया 10-5 करोड़ लोगों की हत्या करे, ये विश्वविद्यालय क्या है बाबू? यानी कहने का तात्पर्य कैसे संभव है? इसलिए बोलते हैं कि जो वर्तमान की मतलब भविष्य की नहीं चिंता करे और ना ही अतीत का चिंता करे, वर्तमान में जिए। अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और इसको अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में सिर्फ लिखिए पार्ट 2। फिर पार्ट 2 हम डालने का आपको क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट और मजा आएगा इसको टॉपिक को सुनने में आपको। इसलिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में एकदम ध्यान से लिखिएगा पार्ट 2 और फिर सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए वीडियो को, क्योंकि हमको भी मोटिवेट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।